तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद को पूरा पढ़ने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपको छूटेगा नहीं, आपको 4+ नंबर लाना है तो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एकदम हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप नहीं मेहनत कीजिएगा और एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ याद करने लगेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमको वो तब पढ़ेंगे याद और 400+ नंबर ला देगा। ऐसा नहीं होता है। आप 1 साल का सिलेबस आप 4 महीना 2 महीना में ख़त्म कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पूरा नंबर लाना है 400+। तो शुरू से पढ़ना होगा, एकदम करारा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो हम थोड़ा इसका ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर भी चलेंगे। आप सब किताब निकाल कर बैठिएगा तो पढ़िएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 1818 में कब हुआ था कि पूछेगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। और 1819 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्रिटेन में फैक्ट्री का कानून पारित हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ था? फैक्ट्री कानून पारित हुआ था। और देखिए 1827 ईस्वी में हुआ था समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था बोलेगा? तो 1827 ईस्वी में। और 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास्ता समाप्त हुआ। 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास्ता समाप्त हुआ। 1864 ईस्वी में लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई। पूछेगा प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुई? तो 1864 ईस्वी में लंदन में पहला इंटरनेशनल का क्या हुआ? बैठक हुआ था। अब देखिए कह रहे कि 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। और देखिए 1870 ईस्वी में लेनिन की जन्म हुआ। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1921 ईस्वी में मृत्यु हो गया। सॉरी, हाँ 1921 होगा। लेनिन की मृत्यु, सॉरी लेनिन का 21 नहीं होगा। अच्छा देखते हैं थोड़ा। देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुआ 1924 ईस्वी में मृत्यु हुआ। वही तो 1821 ईस्वी में 1924 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और जन्म को 1870 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में कब हुआ? मृत्यु हो गया किसका? लेनिन का। देखिए 1870 में लेनिन का जन्म, 1870 में लेनिन का हुआ जन्म। 1881 में इसमें जार अलेक्जेंडर द्वितीय का हत्या हो गया। 87 ईस्वी में, मतलब 87 ईस्वी में जार निकोलस का क्या हो गया? हम सॉरी 81 होगा, 81 होगा, यहाँ 87 नहीं होगा, 81। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या। एकदम सब सही बोल रहे हैं, गलत नहीं होगा। जाकर आपको बुक से मिला लीजिएगा। देखिए 1881 ही होगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या होगी। 1883 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक की पार्टी की स्थापना हुई 1883 में। और पूछेगा 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई। 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल क्या होगी? बैठक हुई। अब देखिए 1901 ईस्वी में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। 1901 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में क्या हुआ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बोल्शेविक और क्या लिखा? बोल्शेविक और मेसविक में विभाजन हो गया। किसका हो गया? 1903 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का वैश्विक और मेसविक में विभाजन हो गया। विभाजन में बंटवारा हो गया। क्या हो गया? बंटवारा हो गया। देखो 1904 से 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। रूस और जापान में युद्ध हुआ। और देखिए और 1905 ईस्वी में 9 जनवरी 1905 में का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मतलब रूस और जापान के युद्ध में हुआ था ना 1905 ईस्वी में, तो रूस ने बुरी तरह से हार गया था। जापान जीत गया। जापान जीत गया और जापान जीत गया, रूस हार गया। तो पढ़िएगा, पढ़ाएंगे तुरंत रूस के खूनी रविवार क्या होता है, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, सब बताएंगे। और देखिए रोटी दो नारे लेके आगे बढ़ा था सेंट पीटर्सबर्ग की ओर। वहाँ पर क्या क्या जार की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया यहाँ, इसीलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। देखिए 1917 ईस्वी में फरवरी की क्रांति हुई। 1917 ईस्वी में फरवरी क्रांति हुई। जार द्वारा गद्दी छोड़ना, अक्टूबर की क्रांति और बेल्सविक क्रांति। और 1918 ईस्वी में वेस्टरवास की संधि हुई। मतलब रूस और जापान के बीच वेस्टरवास की संधि हुई। 1900 जब लड़ाई हुआ इसकी, तो इसी के बीच में संधि होगा। चल देखिए मतलब उसका 1919 ईस्वी में लेनिन द्वारा मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? 1919 में। 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति। 1921 में नई आर्थिक नीति का मतलब न्यू पॉलिसी, मतलब नई आर्थिक नीति अपनाया गया था। 1924 में लेनिन की मृत्यु और स्टालिन के सत्ता में मतलब आगमन हुआ। अब देखिए 1929 में रूस में सामूहिक कृषि प्रथा कोल खोज की हुआ मतलब। अब देखिए 1985 ईस्वी में मिखाइल खोवार्चव का राष्ट्रपति बनना। मिखाइल खोवार्च मतलब वहाँ रूसी का नाम है, इसी है ससुरा। देखो अब देखिए 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखिए चलते हैं, आप बुक निकाल लीजिए पूरा। हम बुक
के जितना भी शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ समाजवाद में, राष्ट्रवाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल से समझेंगे। अब बुक निकाल लीजिए, क्या कहिए बुक निकाल लीजिए। देखिए कह रहे समाजवाद एवं साम्यवाद, क्या है समाजवाद एवं दूसरा चैप्टर है। देखिए यहाँ चैप्टर दूसरा है, देख लीजिएगा। अब देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया, जिसमें आधुनिक काल को क्या समाज को एक नया आयाम। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने उत्सर्ग था। मतलब कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज के एक नया आयाम दिया, समाज को एक नया आयाम दिया। और 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति, उद्योगों का धंधा, बिजनेस का विकास हुआ। फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूरों वर्ग का लगातार शोषण होने लगा। पूंजीपति पूंजी में जिसके पास पैसा होता था वो क्या करता, मजदूरों को शोषण किया करता था, उस पर मतलब ज़्यादा अहिंसक धर्म अपनाया जाता। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए अब कह रहा है कि उन्हें इस शोषण विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा की अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद अग्रणी भूमिका ने कहा कि मतलब कि गरीबों को नीचा दबा कर रखना और अमीरों को ऊपर उठा। पूंजीपति मतलब पूंजी जिसके पास पैसा होता था उसको ऊपर रखा जाता था और जो गरीब लोग रहता था उसको नीचे होता। ऐसा बताइए अंजाम होना चाहिए। आप पढ़िए तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो राजा वही बनता है जिसके लिए हकदार होता है। मतलब आप मेहनत कीजिएगा आपको ही मिलेगा, इन्हें कि आप जो है जिसके पास पैसा आता है उसको ना है। आप पढ़िएगा तो आपका पहले ना नौकरी मिलेगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि आप 10th बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछता है। आर्मी या जो रेलवे वगैरह, आर्मी ये सब कलर जो भी आप पढ़िएगा एकदम ध्यान से तो आपका वही क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, तो नहीं तो आप भाई या बड़े बड़े भाई हो गए उससे पूछिएगा कहाँ ये 10th बेसिस पर होता है क्वेश्चन, एकदम आता है। देखिए चल क्वेश्चन पढ़िएगा तो ज़्यादा ध्यान दें। विभिन्न समाज में स्थापना और समाजवादी विचारधारा की अग्रणी भूमिका देखिए। समाजवाद उत्पादन में मुख्य निजी स्वामित्व की जगह पर स्वामित्व का या धन के समान वितरण का जोर दिया और यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता था। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनके अंतर्गत उत्पाद के सभी साधनों और कारखानों तथा विपन्न सरकार का एक अधिकार। ऐसा व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर वो सारे समाज के लिए होना, यही क्या कहलाता है मतलब समाजवाद के अर्थव्यवस्था का आधार था। देखिए समाजवाद की उत्पत्ति, अब समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होता है कि समाजवाद एक भावना का उदय मुख्यतः 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। मतलब 18वीं शताब्दी के मतलब समाजवादी की क्रांति का मतलब समाजवादी शब्द का भावना का उद्योग उसका विकास वो 18वीं शताब्दी में हुआ। और क्या है औद्योगिक क्रांति के ने उन सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया। और औद्योगिक क्रांति का उन देशों में क्या आमूल परिवर्तन कर दिया और कुटीर उद्योगों धंधों के साथ एक विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों को मशीनरी तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपति नहीं तो स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिक का जीवन नारकीय बन गया। और कह रहा है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक निरंतर गिरने लगी थी और श्रमिकों की कोई अधिकार नहीं और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। अब देखिए यूरोप में मतलब पूंजीपति वर्ग का विकास होने लगा और क्या गरीब लोगों का शोषण होने लगा। शोषण मतलब जितना उसका मतलब हरास होने लगा, उनको अच्छा से खाना मतलब इस तरह से नहीं, व्यवहार अलग ही तरह से होता था। मतलब उसको कहता था हो दूसरा बात चल रहा है इस तरह से। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति की प्रारंभिक देशों में परस्पर तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे और प्रथम पूंजीवादी और व्यवस्था के प्रति मौजूद होती जा रही थी। और मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली हो रहा था और जो था मध्यम वर्ग था वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा था। देखिए श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले जो श्रमिक मतलब मेहनत करने वाला जो लोग था उसका पतन हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने के बाद था। मजदूरों ने अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था और मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित रहे। इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति के समाज का विभाजन दो वर्गों में कर दिया। दो वर्गों में एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पूंजीपति जिसके पास पैसा होता था उसको वो वर्ग हो जाता था, एक श्रमिक वर्ग जो काम करता था। श्रमिक मतलब काम एकदम मेहनत करने वाले जो लोग हैं उसको अलग कर दिया जाता था, मतलब उसको रखा जाता दूसरे कैटेगरी में। जिस समय श्रमिक जगह आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था तो उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्तों और विचारों और लेखकों का मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हुआ। उन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब समाजवादियों के लिए एक नई विचारधारा प्रतिपादन किया जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। और इस तरह विचारों को सेंट साइमन
फेलियर्स, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एगेल्स का नाम फ्रेडरिक मतलब पूरा नाम है फ्रेडरिक एगेल्स की विशेष उल्लेखनीय है। मतलब इस समाजवाद में बहुत ही उल्लेखनीय उनका योगदान बहुत था। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों और परस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। मार्क्सवाद से पूर्व का समाजवाद और मार्क्सवाद के पश्चात का समाजवाद। मतलब समाजवाद का दो अध्ययनों में बांटा गया है, समाजवाद मार्क्सवाद का पूर्व समाजवाद और मार्क्सवाद के बाद समाजवाद। देखिए मार्क्सवादी विचारों ने 19 क्रमशः यूरोपीय और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया मार्क्सवादी के सिद्धांत पर। यूरोपियन समाजवादी की दृष्टि से आदर्शवादी थी कि तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी और अधिकतर यूरोपीय विचार फ्रांसीसी थे, जो अधिकतर यूरोपीय विचार फ्रांसीसी थे। कि और जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वही वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायत से। यूरोपियन समाजवादी यूरोप वाला देखिए प्रथम यूरोपियन स्वतंत्र समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। फ्रांसीसी विचारक कौन था? सेंट साइमन। देखिए, और उनका मानना था कि राज्य एवं समाज के इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करे और समाज के में निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। निर्धन मतलब जो गरीब है उसके लिए उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। कौन कहता है? सेंट साइमन। और उन्हें घोषित किया गया प्रत्येक को सभी उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे और समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। और एक नया महत्वपूर्ण यूरोपियन विचार चार्ल्स फेरियर्स था। मतलब उसमें फिर एक और यूरोपियन विचारधारा था चार्ल्स फेरियर, जो आधुनिक उद्योगवाद का विरोधी था। उनका मानना था कि श्रमिकों को एक छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए। मतलब श्रमिकों का एक छोटे कस्बों में काम करना चाहिए। श्रमिकों मतलब जो व्यक्ति है उसको श्रमिकों को काम करना चाहिए छोटे कस्बे में। कि उसने किसानों के लिए एक फ्लैक्स बनाए और जाने की योजना बनाई, फ्लैक्स बनाए और जाने की योजना बनाई, परंतु यह योजना असफल हुई। और फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लॉ था। जो इसके अनुसार कार्यक्रम मतलब लुई ब्लॉ था, जो मतलब यूरोपियन चिंतकों में हमने हिस्सा लिया। और उसका जो मतलब लुई ब्लॉ था उसके कार्यक्रम में अधिकारी व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योग वर्ग। मतलब ब्रिटिश उद्योग वर्ग कौन था? उद्योग वर्ग रॉबर्ट ओवन। कौन था? रॉबर्ट ओवन। यहाँ देखिए पिक्चर दिया है रॉबर्ट ओवन। देखिए कहता है कि रॉबर्ट ओवन था जो था स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। मतलब स्कॉटलैंड के लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। फैक्ट्री मतलब कारखाना खोला और इस तरह फैक्ट्री में उनके श्रमिकों की अच्छी वेतनीय सुविधाएं प्रदान की। और जितना भी श्रमिक था जो काम करने वाले लोग उनको अच्छी सुविधा के साथ वहाँ पर काम करने दिया जाता था। और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। और मुनाफा जो था काम करने लगा ना श्रमिक लोग और वो बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक को ही वास्तविक श्रमिक है। मतलब संतुष्ट जिसको जितना सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट को जितना खुश रखेंगे उतना मतलब मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि जितना श्रमिक खुश रहेगा उतना ज़्यादा काम करेगा और उतना मुनाफा कमाया जाएगा। कौन रॉबर्ट ओवन ने बोला। परंतु उपयुक्त चिंतकों के प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समय पर बल दिया और फिर भी उन चिंतकों का अपना योगदान दिया। प्रथम ये आरंभिक चिंतक उन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों का समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। एक दूसरे मार्क्स में उनकी विफलता के सबक लिया और फिर वह उनसे आगे बढ़ गया। और कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते थोड़ा। कार्ल मार्क्स क्या है? ये जो देखिए 1818 कार्ल मार्क्स का 1818 से 1818 में जन्म हुआ और 1883 में मृत्यु हो गया। और देखिए बताते हैं उसका कहाँ क्या जन्म हुआ। और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 देखिए 18 एकदम याद रखिए और तुरंत धारक से 18 मतलब कार्ल मार्क्स का जन्म 1805 में 1828 में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी परिवार में जर्मन में हुआ था और राइन प्रांत में हुआ था इनका जन्म। किसको? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। ईसाई धर्म को ग्रहण मार्क्स ने
बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की और परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय से चले आए। बर्लिन विश्वविद्यालय के कार्ल मार्क्स चले आए, वहाँ से बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन की एक नया मोड़ मिला और मार्क हीगल के विचारों को उससे प्रभावित हुआ। मार्क हीगल से प्रभावित हुआ। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया। पूछेगा कौन से विवाह कर? 1843 में जेनी बचपन का मित्र था, बचपन से लव जब चलता था उसका जेनी से शादी हो गया। मतलब किसको? कार्ल मार्क्स का। और देखिए इस तरह से उसने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास और मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का मॉन्टेस्क्यू और रूसो का विचारों का गहन अध्ययन किया। और कार्ल मार्क्स की मुलाकात एक पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एगेल से हुई। मतलब मुलाकात कार्ल मार्क्स को मुलाकात पेरिस में किससे हुई? फ्रेडरिक एगेल से 1844 ईस्वी में और हुई, जिससे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही और जिनके जीवन भर गहरी मित्रता। एगेल्स के विचारों के प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग की कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं का गहन पर विचार करना आरंभ कर दिया। और मार्क्स ने एगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एगेल्स। और आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता, मतलब पूछेगा आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता? समाजवादी घोषणा पत्र को। और कह रहा है कि उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपनी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। और मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक है जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। और कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल का पुस्तक की रचना कर दी। और मतलब क्या है कि 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल किसने रचना किया था? मार्क्स बाद में, कार्ल मार्क्स ने। और कब किया था? 1867 ईस्वी में। और जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा गया। और जो मार्क्सवाद के सिद्धांत है, यहाँ पर लिखा हुआ 5 सिद्धांत है। सिद्धांत भौतिकवाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास का भौतिकवाद का व्याख्या और मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था प्रमुख की गई। और उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे नियंत्रण कहानी का एक उद्देश्य। इतिहास की घटना एवं परिवार के परिवर्तन के मुख्य आर्थिक शक्तियाँ उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुए। और 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर में उठा 6ठा चरण आने वाला है। और इस प्रकार मार्क्सवाद अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण है। मार्क्सवाद के कितना ऐतिहासिक चरण है? 6। और पूछेगा कि मार्क्सवाद के सिद्धांत कितने? 5। तो आदिम समयवादी युग, दास्ता का युग और समन्वयी युग और पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग, ये सब अब और कल पढ़ेंगे समाजवादी के। और दूसरा पार्ट में दूसरा वीडियो आएगा। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 में आएगा वीडियो। उसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत बात अंतर्राष्ट्रीय संघ पढ़ेंगे, द्वितीय इंटरनेशनल संघ, उसके बाद वैश्विक क्रांति, खुली व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे दूसरा वीडियो। आज की वीडियो में इतना। वीडियो के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप देखते हैं इतना पसीने में वीडियो बनाते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब एक भी नहीं करते हैं। सपोर्ट कीजिए वीडियो के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब मेहनत करते रहिए।